नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हरिवंश राय बच्चन और उनकी रचनाएं। बीएससी तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है। 7वां पार्ट है हमारा ये हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य के अंदर हालावाद का जनक माना जाता है। जैसे छायावाद का जो प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद हैं, उसी तरह से हालावाद का जो कवि है, जनक है, वो हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। हाला एक तरह से शराब को कहते हैं। तो हालावाद का मतलब मदिरावाद, मतलब शराबवाद, यानी ऐसी कविता जिसमें मस्ती हो, प्रेम हो, रोमांच हो, नशा हो। इस तरह की जो रचनाएं थी वो हालावाद की श्रेणी में आती थी। तो हालावाद इन्होंने जो शुरू किया उस पे जो हालांकि उस पे सूफ़ी काव्य का प्रभाव भी है, और जो एक सूफ़ी और उर्दू के जाने माने गज़लकार खय्याम का एक गज़ल संग्रह है मस्तानापन। ऐसा लगता है जैसे जो मधुशाला है इनकी वो मस्तानापन से ही प्रेरित है। चलो, ये तो हुई हालावाद की बातें। अगर इनके सामान्य जीवन परिचय की बात की जाए तो इनका जन्म 1907 के अंदर इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल में हुई और कायस्थ पाठशाला में हुई। ये सरकारी विद्यालय में भी पढ़े। शुरुआत में इन्होंने उर्दू और हिंदी का भी अध्ययन किया। उर्दू का अध्ययन किया, फिर हिंदी का अध्ययन किया। वैसे तो इनका उपनाम श्रीवास्तव है, लेकिन इनको प्यार से बच्चा यानी बच्चन कहते थे बचपन में इनके पिता। तो वही नाम, प्यार का जो नाम बच्चन था, वही पक गया, एक तरह से लगा लो प्रसिद्ध हो गया और इनको बच्चन कहने लग गए। तो इस तरह से हरिवंश राय श्रीवास्तव से बच्चन हो गए। इनकी जो शादी हुई 1926 में, यानी 19 वर्ष की अवस्था में श्रीमती श्यामा बच्चन से। लेकिन 10 वर्ष बाद वो टीबी रोग से ग्रसित होकर स्वर्गवासी हो गई। 1936 में श्यामा बच्चन की मृत्यु के बाद 1941 में इन्होंने एक पंजाबण मतलब तेजी बच्चन से शादी की, जो स्वयं भी रंगमंच से जुड़ी हुई थी। और उन्हीं की संतान है अमिताभ बच्चन, हमारे जाने माने सुपरस्टार बॉलीवुड फिल्मों के। तो ये तो इनका मैंने बताया व्यक्तिगत जीवन, गृहस्थ जीवन। अब आते हैं इनकी प्रमुख जो जीवन में जो साहित्यिक रूप से जो प्रमुख बातें थी उसके बारे में। शिक्षा से संबंधित 1929 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया। फिर 1938 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी में प्रास्नातक यानी एमए किया। 1939 में इन्होंने जो काशी विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ से एक बीटीसी की उपाधि प्राप्त करी 1939 में। और 1942 से 52 यानी 10 साल तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया यानी पढ़ाया। और 1952 से लेकर 1954 के बीच इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। वापस भारत में आकर इन्होंने आकाशवाणी इलाहाबाद में भी कुछ समय तक कार्य किया। ये विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर भी रहे। ये अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक हिंदी लेखन में व्यस्त रहे और लंबी बीमारी के बाद सन 2003 में इनका देहांत हो गया। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, जैसा कि आपको पता है दिनकर भी राज्यसभा के सदस्य रहे, मैथिली शरण गुप्त भी राज्यसभा के सदस्य रहे। इनको भी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया 1966 में। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश। इसके अलावा निशा निमंत्रण
टूटी फूटी कड़ियाँ आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने आत्मकथा लिखी जो 4 भागों में बटी हुई है। उनके नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरी है नीड का निर्माण फिर बसेरे से दूर, और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। ये इनकी आत्मकथा। इन्होंने इन्होंने हैमलेट, जो शेक्सपियर का नाटक है, हैमलेट, मैकबेथ और जनगीता, इनका अनुवाद भी किया है इन्होंने। और एक डायरी लेखन भी लिखा है जिसका नाम है प्रवास की डायरी। अब आते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं में। साहित्यिक विशेषताओं में, क्योंकि इन्होंने उर्दू फारसी भी पढ़ा था, हिंदी भी, और अंग्रेजी में इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, तो इनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव उर्दू यानी विदेशी शब्दों की भरमार मिलती है। इनकी रचनाओं में माधुर्य गुण और प्रसाद गुण दोनों ही मिलते हैं। माधुर्य गुण ज़्यादा मिलता है क्योंकि मधुशाला और मधुबाला, ये जो भी हालावाद हैं, उसमें माधुर्य गुण की प्रधानता ज़्यादा है। इन्होंने लाक्षणिक शब्दावली की बजाय सीधी सादी और जीवंत, सरल, सहज और संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया। इनकी रचनाओं में लगभग सभी रसों का प्रयोग हुआ है। इन्होंने बिंब और प्रतीकों का भी खुलकर प्रयोग किया है। अब आते हैं इनकी जो हालावाद क्या थी। हालावाद के ये जनक माने जाते हैं, जो प्रेम और मस्ती और रोमांस का ही दूसरा नाम है। उमर खयाम का इनके ऊपर, मतलब जो खयाम है, उनका प्रभाव इनकी रचनाओं पर साफ लक्षित होता है। इनका विचार था कि जो हमारा जीवन है, मानव जीवन है, वो एक मधु कलश के समान है, और ये दुनिया है, ये एक मधुशाला है। और जो कल्पना है, कल्पना शक्ति मनुष्य के अंदर, वो साकी के समान है। साकी मतलब पिलाने वाला, पिलाने वाली मदिरा, ठीक है। और कविता है, वो एक प्याले के समान है। ये सब पाठक को एक पिलाया जाता है। व्यक्तिगत जीवन में घटी हुई घटनाओं की सहज अनुभूति इनकी एक प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में प्रेम के साथ साथ वेदना की अनुभूति भी लक्षित हुई है। ये इनकी कुछ विशेषताएं थी जो आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। अब आपके पाठ्यक्रम में बीएससी तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में जो कविताएं हैं इनकी, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी कविताएं हैं। इनकी पहली कविता है लहरों का निमंत्रण। इनकी जो पहली कविता है वो है लहरों का निमंत्रण। अभी बताया था जैसे मैंने आपको, यह कविता उनकी मधु कलश में संकलित है, काव्य संग्रह में। और इस कविता में उन्होंने जो समाज ने, संसार ने जो उसकी उपेक्षा की है, उसकी प्रतिक्रिया दी है इस कविता में। यानी इस कविता में कवि ने अपने प्रति किए गए अनुचित व्यवहार की एक प्रतिक्रिया दी है। वो कहते हैं कि समुद्र ने यानी समुद्र की लहरों ने उसको निमंत्रण दिया है, जिसको वह ठुकराना नहीं चाहता। उस निमंत्रण को स्वीकार करके वह उस पर आगे बढ़ना चाहता है, और वह किनारों पर रुकना नहीं चाहता। चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, वह उस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहता है। संसार ने उसकी उपेक्षा की है तो भी वह इस संसार रूपी सागर को पार पाना चाहता है। उसको ये भी पता है कि जो समुद्र है उसने काफ़ी जलपोतों को डुबोया है, पता नहीं कितना नाश किया है, लेकिन फिर भी वह बिना डरे उस समुद्र की लहरों के ऊपर चलना चाहता है। और उसे विश्वास भी है कि वह अवश्य ही एक दिन समुद्र को पार कर लेगा। और यदि वह पार न भी कर पाया, यानी वह असफल भी हो गया, तो भी उसका व्यक्तित्व अवश्य ही निखर जाएगा। यही बातें उन्होंने लहरों का निमंत्रण इस कविता में प्रकट की हैं। अगली कविता है उनकी नीम के 2 पेड़। ये कविता उनके काव्य संग्रह बुद्ध और नाचगर उसमें संकलित है। जब ये कविता उन्होंने लिखी
तो उस समय वो इतने परिपक्व हो गए थे कि वो अपने अंदर का जो संघर्ष है, घटाटोप है, अंदर की जो पीड़ा वेदना जो भी है, कुंठ है, वो बाहर निकल कर अब वास्तविक दुनिया में आ गई है। अब वो एक वास्तविक संसार में जी रहा है और वास्तविक संसार का यथार्थ रूप का चित्रण कर रहा है, और इस संसार में रहते हुए अपने जीवन के अनुभवों को वह अनुभवों से वह दुनिया को अवगत करा रहा है। और इस कविता में उन्होंने नगर और गांव की तुलना की है। सबसे पहले वह नगर यानी कि शहर का वर्णन करता है। शहर में बिजली है, कॉलेज हैं, अध्यापक हैं, स्कूल हैं, भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़ने वाले पाठक हैं, विज्ञान है और बौद्धिकता है। दूसरी तरफ जो गांव है वहाँ पर सहज ज्ञान, सहज सहानुभूति और सहज विश्वास है। और जो ग्रामीण लोग हैं वो इन सहज ज्ञान, सहज अनुभूति इन्हीं के कारण जीवित हैं, यानी इन्हीं के कारण जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। और नीम के दो पेड़ जो ये कविता है, ये उन ग्रामीणों के सहज विश्वास का ही प्रतीक है, जो कि भारत के सहज भोले जनों का है। सहज भोले जनों क्या है? विश्वास। तो यहाँ पर उनकी विश्वास की बात की है हरिवंश राय बच्चन जी ने नीम के दो पेड़ कविता के माध्यम से। बस यही बताया उन्होंने। ग्रामीण और शहरी कल्चर, संस्कृति का वर्णन किया है। शहरी संस्कृति में सहज विश्वास, सहज ज्ञान आदि, सहज विश्वास इनके बारे में बताया है। इनकी तीसरी और आखिरी कविता है चार चने। इस कविता में उन्होंने सन 1960 के बाद जो समाज में, देश में जो परिवर्तन आया, जो नए नए प्रतिमान गढ़े गए और जो परिवेश रहा, उसका वर्णन उन्होंने किया है इसमें। यानी सीधा सा ये है कि इस कविता में उन्होंने 1960 के बाद का जो परिवेश था, जो नए नए प्रतिमान गढ़े गए और जैसा वातावरण था, उनको अपनी कविता का आधार बनाया है। इस कविता में तुलसीदास की एक जो उक्ति है, निज निज स्वरूप राम ही देखा, यानी कि जिन लोगों का जैसा जैसा स्वभाव होता है वह उसी स्वभाव के अनुसार राम को देखते हैं। जैसे जो वात्सल्यमयी हैं वो राम को पुत्र रूप में देखते हैं, आदर्श पुत्र के रूप में देखते हैं। शत्रु हैं वो भयंकर रूप में देखेंगे। तो ऐसे ही हैं अलग अलग स्वरूप में। तो यहाँ पर जो चना है, उस चने को नियतिवादी लोग हैं वो कैसे देखते हैं, और अवसरवादी कैसे देखते हैं, समष्टिवादी कैसे देखते हैं, और अस्तित्ववादी कैसे देखते हैं, यानी कि किस प्रकार की कल्पना करते हैं चने को लेकर। इन सब बातों के बारे में इस कविता में बताया है। और एक ही वस्तु है जो कि चना है, वो भिन्न भिन्न आयामों में चित्रित है, यानी चने का रूप भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से दिखाया गया है, ये बताया गया है इसमें। चने को लेकर नियतिवादी, अस्तित्ववादी, समष्टिवादी और अवसरवादी इन लोगों की सोच क्या क्या है, इसके बारे में इस कविता में उन्होंने बताया है। बस आपके सिलेबस में ये 3 छोटी छोटी कविताएं हैं हरिवंश राय बच्चन के वाले पाठ में। तो आप इनको 1-2 बार ध्यान से सुन लेना और आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। एक और समय लगे तो किताब में से अपनी में 2-3 बार पढ़ लेना।